ठीक है, तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगर्ड कोड पैटर्न से, ठीक है? कॉन्फ़िगर्ड कोड पैटर्न और डिस्क्रिप्शन पैटर्न ये दोनों एक तरह से ही काम करते हैं, ठीक है? तो हम एक-एक करके इन दोनों फ़ील्ड पे काम करते हैं और फिर इसको डिज़ाइन करते हैं, कैसे डिज़ाइन करते हैं, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। मैंने 15 इंच लैपटॉप के लिए सेम कर रखा है। ये कैसे काम करता है? मैं इसको बंद करके फिर से ऐड करता हूँ। 15 इंच लैपटॉप मैं जैसे ही कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे 2.5 गीगाहर्ट्ज़ और 512 जीबी एसएसडी, इसको सेव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस पे ड्रॉअर पे ये जो राइट एरो है ना, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको पैकेज प्रोडक्ट कोड मिलेगा। ये पैकेज प्रोडक्ट कोड बेसिकली एक फ़ील्ड है, जो इस फ़ील्ड की हेल्प से आप बता सकते हैं पूरा कि हमने सी मतलब कौन-सा सीपीयू वो किया है, कोड किया है, हमने किया है 2.5 8 जीबी रैम करी है और एसएसडी की है 512 जीबी। 512 जीबी एसएसडी, ठीक है? तो एक फ़ील्ड पे देख के जहाँ पे हमारा सारे हार्डवेयर्स वगैरह सारे स्टोर हैं, तो वो एक फ़ील्ड पे देखेंगे और इस फ़ील्ड पे देखते ही उनको पता चल जाएगा कि ये कस्टमर को एग्ज़ैक्ट किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, एग्ज़ैक्ट किस टाइप का लैपटॉप चाहिए, ठीक है? और ये जैसे अभी क्या है सी 2.5 R8 512 अगर मैं इसको रिकॉन्फ़िगर करता हूँ, लेट्स सपोज़, ठीक है? 256 करता हूँ, ठीक है? और ये कर देता हूँ 2.2 ये हो गया अपडेट। तो सी 2.2 R8 SSD 256 ठीक है? तो जो भी हम प्रोडक्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बेसिस पे पैकेज प्रोडक्ट कोड एक फ़ील्ड है, वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है? यूज़ आपको समझ आ गया यूज़ क्या होता है? यूज़ वही होता है कि एक फ़ील्ड की हेल्प से हमें पता चल जाता है कि हम इस पंडा प्रोडक्ट के अंदर कौन-कौन से प्रोडक्ट हैं, ठीक है? हमेशा यूज़ नहीं होती, लेकिन जब भी यूज़ होती है तो इसका यही यूज़ होता है, तो हमें हमें पता होना चाहिए कि पैकेज प्रोडक्ट कोड भी कोई फ़ील्ड होती है, उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हर प्रोजेक्ट में यूज़ होती है, आज तक मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ की है बस, ठीक है? हम सेम सेम चीज़ अब 13 इंच लैपटॉप के लिए कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ठीक है? ये कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? कॉन्फ़िगर्ड कोड पैटर्न के अंदर ना हम 3 चीज़ें डालते हैं। एक पहले मैं इसको एडिट करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले जैसे 13 इंच लैपटॉप है तो मैं इसका हार्ड कोड वैल्यू दिखाना चाहता हूँ LAP 13 ठीक है? फिर लेट्स सपोज़ मैं डैश दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? फिर मेरे पास अगर 13 इंच लैपटॉप में देखूँ तो मेरे पास 3 फीचर है और 3 फीचर में अलग-अलग ऑप्शंस होंगे जो मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है? तो उन तीनों ऑप्शन को मैं ऐसे डिवाइड कर देता हूँ कि सबसे पहले पहली वैल्यू दिखाओ, फिर दूसरी वैल्यू दिखाओ और फिर दिखाओ तीसरी वैल्यू, ठीक है? ये पार्ट 1 है, ठीक है? पार्ट 1 है जो अभी हम कर रहे हैं कि ये लैपटॉप 13 फिर एक एक पोज़ीशन आएगी यहाँ पे, सेकंड पोज़ीशन आएगी और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर है और थर्ड पोज़ीशन आएगी, ठीक है? पार्ट 1 हमने कर दिया कंप्लीट, जो कि बंडल प्रोडक्ट पे हो रहा है, ठीक है? कि 13 इंच लैपटॉप फिर हम 3 यहाँ पे कोड दिखाएँगे। अभी ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 क्या है कि जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, इन हर ऑप्शन को जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ओके, ठीक है, यहाँ पे 4 ही है। 4 ऑप्शन हैं, तो हम इन सारे ऑप्शन को जैसे सीपीक्यू 1.6 है, ये हमें सबसे पहले दिखाना है। तो इस ऑप्शन पे जाएँगे। थोड़ा-सा ना कन्फ्यूज़िंग होगा लेकिन आपको ये सारे डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है? तब आपको समझ आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है? फिर यहाँ पे कंपोनेंट 2 फील्ड है, कंपोनेंट कोड और कंपोनेंट कोड पोज़ीशन, ठीक है? कंपोनेंट कोड पोज़ीशन ये हो गया जैसे म यहाँ पे मैंने 3 पोज़ीशन डिफाइन कर रखी है ना 1, 2, 3 मैं क्या चाहता हूँ कि 1 पोज़ीशन पे ये वाला प्रोडक्ट ऑप्शन दिखे जिसके अंदर कॉन्फ़िगर है सीपीयू 1.6 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है? तो फर्स्ट पोज़ीशन पे दिखे यही प्रोडक्ट ऑप्शन और दिखे कोड क्या दिखे तो हम इसको स्पेसिफ़ाई करेंगे सीपीयू 1
0.6 GHz, ठीक है। या सिंपल अगर करें तो C 1.6, ठीक है। तो अगर मान लो हमने क्या बता दिया सिस्टम को कि अगर यूजर इस प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर कर रहा है तो पैकेज प्रोडक्ट कोड में पहली पोजीशन पे C1.6 दिखे, क्योंकि हमने यहाँ पे डाल रखे ना 3 पोजीशन बना रखे 1 2 3, तो फर्स्ट पोजीशन पे दिखेगा ये, अगर यूजर कॉन्फ़िगर कर रहा है तो CPU 1.6, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा खोलते हैं SSD। SSD के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं कि SSD हमें दिखनी चाहिए थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे 128 जीबी है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कोड डाल देंगे SSD 128, ठीक है। कि जब भी ये SSD कॉन्फ़िगर हो तो बंडा प्रोडक्ट के पैकेज प्रोडक्ट कोड पे थर्ड पोजीशन पे हमें SSD दिखे, ये सॉरी SSD 128 दिखे जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, ठीक है। अब चलते हैं रैम पे। रैम पे हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन हम इन दोनों में से एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िगर्ड कोड पैटर्न पे हम यहाँ डालेंगे सेकंड पोजीशन और ये है 8 जीबी रैम, तो इसका कर देता हूँ मैं R8, ठीक है। सेम मैं 16 जीबी रैम के लिए भी कर देता हूँ, पोजीशन तो उसकी सेकंड ही होगी लेकिन कंपोनेंट प्रोडक्ट कोड हो जाएगा R16, ठीक है। सेव कर देते हैं। तो अभी हमारे जो दोनों पार्ट थे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं कि हमने प्रोडक्ट जो बंडा प्रोडक्ट पे स्पेसिफाई करना था कि हमें कौन-कौन सी पोजीशन चाहिए और इन सारी पोजीशन पे हमें कौन-कौन से प्रोडक्ट दिखाने हैं और कौन-कौन सा कोड दिखेगा हमने वो सारी स्पेसिफाई कर दी, ठीक है। अभी चलते हैं कोड के ऊपर। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्विक सेव, रिफ्रेश। एक 13 इंच लैपटॉप मैंने कंपोनेंट मार्क कर रखा है, इस कंपोनेंट को हटाते हैं पहले। ये कल सारे प्रोडक्ट हमने कंपोनेंट मार्क कर दिए थे इसलिए। ये रिफ्रेश कर देते हैं फिर। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट करते हैं। 13 इंच लैपटॉप सेलेक्ट, ठीक है। मैं ये कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ कोई भी, जैसे अभी हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है तो पहले इस पे ही कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, फिर हमें वो फील्ड देखनी है तो ड्रॉर पे मिलेगी, इस पे क्लिक करो और हमें मिल गया LAP13, तो हमने कांस्टेंट डाला था। यहाँ देखो LAP13 कांस्टेंट है, ठीक है। इसकी जगह आप कांस्टेंट कुछ भी डालोगे, आप कुछ भी डाल दो, मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अभी यहाँ डाल देता हूँ, सत्य डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे सत्य लिख देता हूँ, सत्या 13, ठीक है। सेव कर देता हूँ। इसको रिफ्रेश करता हूँ। भाई वो लगा रहेगा बंद कर, दरवाजा बंद कर दे, वो हो जाएगा। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट 13 इंच लैपटॉप, और इसको सेव कर देते हैं। तो तो सत्य 13 C1.6 R8 SSD 126। अगर मैं अभी R16 करता हूँ तो सेम चल जाएगा R16 के लिए, और यहाँ पे इसको अपडेट कर देगा R16। तो आपको समझ आ गया ना कि जो कांस्टेंट रहेगा वो हम यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में नहीं डालेंगे,
और जो करली ब्रेसेस में डाल रहे हो हम बेसिकली पोजीशन बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 पोजीशन है जहाँ पे हम अलग-अलग प्रोडक्ट्स दिखाए। फिर इन तीनों प्रोडक्ट्स के इन पोजीशन के लिए हमने स्पेसिफाई कर दिया प्रोडक्ट ऑप्शन पे कि फर्स्ट पोजीशन पे ये दिखाओ, सेकंड पे ये दिखाओ, थर्ड पे ये दिखाओ, ऐसे। ठीक है? एक और चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि जैसे ये फील्ड ना अभी यहाँ पे एडेड है। ये फील्ड ड्रॉअर के अंदर एडेड है। हमें ये कॉलम्स पे ऐड करनी है, ठीक है? कुछ चीज़ें मैं ऐसे करूँगा कि क्लास के बीच में बताता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई मेन क्लास होगी, ठीक है? लेकिन वो इम्पोर्टेंट बहुत होता है, ठीक है? तो आपको पूरी क्लास ध्यान से सुननी पड़ेगी, ठीक है? जैसे कभी-कभी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि मेरे को क्वांटिटी के साइड में ये पैकेज प्रोडक्ट कोड दिखाना है, मेरे को ड्रॉअर के अंदर नहीं जाना, ठीक है? तो उस केस में क्या करेंगे आप इस पे जाओगे सेटअप के अंदर चलो एक ना क्विक क्वेश्चन करते हैं अभी सबसे, ठीक है? अच्छा प्रतीक ने देखी नहीं है अभी आरिफ एक चीज़ बताओ जैसे मैं अभी कोड को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे जो स्क्रीन पे हम लैंड कर रहे हैं अभी, ये कौन-सी स्क्रीन है? अरे! ये अभी जो हम जो पेज देख रहे हैं, जो स्क्रीन देख रहे हैं, ये कौन-सा पेज है? क्या कह रहे हो? हाँ, कोटरन एडिटर वाला करेक्ट, ठीक है? अभी मैं जैसे ऐड प्रोडक्ट पे चला जाता हूँ, ठीक है? तो अरमान ये कौन-सा पेज है? प्रोडक्ट ऐड पेज। प्रोडक्ट सिलेक्शन पेज, प्रोडक्ट सिलेक्शन पेज, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। यस। अभी जैसे मैं 13 इंच लैपटॉप कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो काजल ये कौन से पेज पे हम लैंड कर रहे हैं? प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन पेज। एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो 3 पेज होते हैं, तीनों पेज अलग-अलग हमें पता चल गया कौन-कौन से पेज होते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन पेज पे जितनी फ़ील्ड्स दिख रही है ना, क्वांटिटी, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ऑप्शन, यूनिट प्राइस, ये आते हैं प्रोडक्ट ऑप्शन से। आप अगर प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाओगे ऑब्जेक्ट मैनेजर के अंदर प्रोडक्ट ऑप्शन फील्ड नॉट फील्ड एंड रिलेशनशिप, फील्ड सेट्स, ठीक है? फील्ड सेट्स के अंदर गए, फिर यहाँ पे एक फील्ड सेट है जहाँ पे लिख भी रखा है डिटरमाइन फील्ड्स प्रेजेंट टू द यूजर ड्यूरिंग ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन कॉन्फ़िगरेशन पे गए, तो यहाँ देखो क्वांटिटी, प्रोडक्ट कोड, नेम, डिस्क्रिप्शन और यूनिट प्राइस। क्वांटिटी, प्रोडक्ट कोड, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड यूनिट प्राइस। अगर आपको कोई नई फील्ड यहाँ पे ऐड करनी है तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे जैसे ऑप्शनल SKU से रिन्यूअल कुछ एक्सपायरी, ठीक है? मतलब आप कोई फील्ड बना के यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अभी इनमें से कोई फील्ड ऐड करने का कोई फ़ायदा मेरे को लग नहीं रहा। लेट्स सपोज़ मैं बस आपको दिखाने के लिए एक बार बंडल ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? और सेव कर देता हूँ, ठीक है? और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ऐड प्रोडक्ट 13 इंच लैपटॉप, ठीक है? तो बंडल्ड आ गया, बंडल्ड एक चेक बॉक्स आ गया, ठीक है? ऐसे ही आप प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर स्क्रीन पे जो भी नई फील्ड्स ऐड करनी है, तो आप प्रोडक्ट ऑप्शन के फील्ड सेट में जाके ऐड करोगे, ठीक है? ये अगर आपके पास आपको नोट्स बनाने तो आप नोट्स में लिख सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज़ के अंदर भी और वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि अगर आपको प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पे कोई नई फील्ड ऐड करनी है, तो उसके लिए जो फील्ड सेट होता है, वो प्रोडक्ट ऑप्शन पे अवेलेबल होता है, ठीक है? दूसरा क्या है कि अगर कोट लाइन एडिटर के अंदर अगर हमने कोई फील्ड ऐड करनी है, इस पेज के अंदर अगर हमने कोई फील्ड ऐड करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पैकेज प्रोडक्ट कोड मेरे को क्वांटिटी के साइड में चाहिए, मेरे को यहाँ नहीं देखना, मेरे को इधर ही साइड में दिखाना है, तो क्या करेंगे? तो उस केस में जो वो फील्ड सेट हम चेक करेंगे, वो चेक करेंगे कोट लाइन का,
कोट लाइन पे जाओगे, फील्ड सेट, ठीक है, और इसमें आपको ये ढूंढ लेना लाइन एडिटर वाला है, ठीक है, और हमें यहाँ पे दिखानी है पैकेज प्रोडक्ट कोड क्वांटिटी के साइड में, ठीक है, सेव। सेल्सफोर्स सीपीक्यू सब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स देता है, लेकिन उसको वो कस्टमाइज करने का भी हमारे पास ऑप्शन देता है कि हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो देखो ये पैकेज प्रोडक्ट कोड यहाँ पे आ गया, आगे समझ। तो ऐसे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे पहले ये अंदर था, अभी हम ड्रॉर के अंदर ना जाके यहीं पे फील्ड दे दी, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलो अभी हम नेक्स्ट फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फील्ड है कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर डिस्क्रिप्शन पैटर्न। जैसे हम कोड का पैटर्न करते हैं वैसे ही डिस्क्रिप्शन का पैटर्न भी होता है। तो उसमें क्या होता है, हम बड़ी सारी चीजें लाइन लिख देते हैं कि 16 GB रैम, R16 GB की जगह हम लिख देंगे अच्छे से रैम 16 GB, फिर S1.2 की जगह हम लिख देंगे SSD 1.2, मतलब थोड़ा सा लेंथी, ठीक है। लेकिन सेम हम एक फील्ड होगी यहाँ पे, अभी एडेड नहीं है वो फील्ड, ठीक है। तो आपके लिए वो असाइनमेंट होगा, आपको सेम बिल्कुल सेम डिट्टो ही होगा, वो कोई अलग तरीका नहीं होता, ठीक है। आपको सेम ही उसी तरह जैसे ये यहाँ पे जनरेट हुआ ना, सेम आपको इसी की तरह जनरेट करना है, ठीक है। ये हो गया जैसे यहाँ पे ये, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप जो फील्ड चेक करेगा ना, सीपीयू सिस्टम फील्ड चेक करता है, प्रोडक्ट ऑप्शन पे होती है ये कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन। हमने कंपोनेंट कोड टेस्ट कर लिया है, कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन सेम उसी की तरह है, ठीक है। यहाँ पे रैम 8 GB कर दूंगा ऐसे, R8 की जगह रैम 8 GB, डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा लेंथी, ठीक है। पोजीशन सेट कर देगा वैसे। तो ऐसे ही आपको ना कोई भी प्रोडक्ट उठाना, 13 इंच लैपटॉप या 15 इंच लैपटॉप, उसमें आपको कॉन्फ़िगर डिस्क्रिप्शन मतलब दोनों ही करने, कोड पैटर्न और डिस्क्रिप्शन पैटर्न दोनों करने, जो हम शाम को चेक करेंगे, ठीक है। ये एक असाइनमेंट होगी। फॉर्म टाइटल क्या होता है? फॉर्म टाइटल होता है कि कोई स्पेसिफिक फील्ड पे आपको वो करना है, ये सारी वैल्यूज पॉपुलेट करानी, ठीक है। ये इतना यूज नहीं होता, तो हम इसके इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्राइसिंग मेथड एडिटेबल। प्राइसिंग मेथड भी एडिटेबल हो जाता है कि आपको लिस्ट चाहिए, कॉस्ट चाहिए, ब्लॉक चाहिए। उसमें क्या होता है कि पहले ना यहाँ पे वो प्राइसिंग मेथड है नहीं, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। लाइन एडिटर पे जाएंगे, प्राइसिंग मेथड डाल देते हैं यहाँ पे, और इसको हटा देते हैं पैकेज प्रोडक्ट कोड। बस ये मैं आपको बताने के लिए किया था, ठीक है। प्राइसिंग मेथड ऐड कर दिया कि जो पहले नहीं था, तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, फिलहाल लिस्ट है, लेकिन ये अनएडिटेबल है, मतलब हम इसको एडिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाके प्राइसिंग मेथड एडिटेबल डाल देते हैं, दैट मीन्स हम यूजर को, हम सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को अलाउ कर रहे हैं कि वो यहाँ पे जाके प्राइसिंग मेथड भी एडिट कर सकते हैं। मतलब जैसे जो भी नीड हो, कि अगर कस्टमर लिस्ट के साथ जाना चाहता है, ब्लॉक के साथ जाना चाहता है, या कोस्ट के साथ जाना चाहता है। एक सेकंड, एक सेकंड, ऐड किया। रिकॉन्फिगर करने का इसको।
ठीक है। तो लिस्ट ये प्राइसिंग मेथड भी हम एडिट कर सकते हैं। हम लिस्ट चाहिए, कोस्ट चाहिए, ब्लॉक चाहिए, परसेंट ऑफ टोटल चाहिए, कस्टम कस्टम भी डाल सकते हैं, कस्टम नया ऐड हुआ है शायद। ठीक है। तो जो हम प्राइसिंग मेथड हमने पहले डिस्कस किए थे वो सेल्स रैप यहाँ पे भी डिसाइड कर सकता है। ठीक है, जो भी चाहिए उसको वो यहीं पे स्पेसिफाई करके। देखो मैंने ब्लॉक पे क्या डाला है, मैंने ब्लॉक पे डाल रखा है इसके लिए, इस प्रोडक्ट के लिए कि ब्लॉक पे होगा इसका प्राइस 100। ठीक है, ब्लॉक प्राइस में मैंने 100 स्पेसिफाई कर रखा है। तो जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट के लिए ब्लॉक लूंगा तो ये 100 आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, लिस्ट के लिए चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिस्ट करता हूँ, फिर सेव करता हूँ, लिस्ट पे भी 100 है क्या? लिस्ट मतलब प्राइस बुक। 1300। ये क्या, एक सेकंड गाइस, कोस्ट चल रहा है, लिस्ट क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, active is still active. Okay, ब्लॉक भी चल रहा है। ठीक है, मेरे को देखना पड़ेगा ये लिस्ट पे 100 क्यों दिखा रहा है, जबकि 100 इसको नहीं दिखाना चाहिए इसको। बाकी तो सही चल रहा है। ठीक है। तो प्राइसिंग मेथड एडिटेबल क्या करता है? प्राइसिंग मेथड एडिटेबल यूजर को अलाउ करता है कि वो वहां पे डायरेक्ट जाके प्राइस को एडिट कर सकते हैं। यहाँ इसको प्राइस मेथड को अभी क्या होता है कि अगर यूजर क्या चाहता है उसको प्राइस भी एडिट करना है, उसको लिस्ट यूनिट प्राइस भी एडिट करना है यहीं पे यहीं। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, वो भी सेल्स और सीपी को अलाउ करता है। आप एडिट पे जाओ, अभी हमने प्राइसिंग मेथड एडिटेबल किया था, हम प्राइस भी एडिटेबल कर सकते हैं कि जो प्राइस वहां पे आ रहा है उसको भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि प्राइस हम एडिटेबल कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस एडिटेबल कर दिया तो फिर तो मतलब हम किसी भी रेट पे बेच सकते हैं उस चीज, लेकिन ये ऐसे करते नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी CSO/CPQ अलाउ करता है इन केस, कभी रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि प्राइस एडिटेबल कराना है तो हम फिर एक चेक बॉक्स है, वो चेक बॉक्स चेक करना पड़ता है सिंपल। ठीक है, इससे क्या होता जाता है कि प्राइस यहाँ पे एडिटेबल हो गया। ठीक है, तो जितना भाई सेल्स रैप या कस्टमर को चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग और सब्सक्रिप्शन टर्म्स। ये दो फील्ड होती है, ये सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट के लिए ही यूज होती है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 13 इंच लैपटॉप के लिए ना एक जल्दी से एक फीचर बनाता हूँ। इस फीचर का नाम होगा वारंटी। ठीक है, नंबर इसको डाल देते हैं 40, मिनिमम ऑप्शन कर देते हैं 0, मैक्सिमम ऑप्शन 1 एंड 0। ठीक है, और अब इस पे ऐड कर देते हैं, पहले एक सेकंड को मेरे को जल्दी से ना दो प्रोडक्ट बनाने दो जो वारंटीज के लिए यूज होंगे। ठीक है, एक तो हम वारंटी के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं 6 मंथ्स वारंटी, एक्टिव, और 6 MW। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग इसकी फिक्स्ड होगी और इसकी टर्म मैंने डाल दी 6।
ठीक है, लिस्ट प्राइसिंग मेथड है, सेव कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइसिंग मेथड है तो मैं प्राइस बुक में इसका जाके प्राइस ऐड कर देता हूँ कि 6 मंथ वारंटी अगर आप ले रहे हो तो उसका प्राइस होगा 600 रुपये। ठीक है, ऐसे सोच रहे। फिर मैं इसी को क्लोन करके एक और प्रोडक्ट बना देता हूँ, 12 मंथ्स वारंटी। ठीक है, यहाँ पे 12 मंथ्स वारंटी और फिक्स प्राइस और टर्म डाल देता हूँ 12 मंथ्स। ठीक है, इसको सेव कर और इसके प्राइसिंग कर देता हूँ कि 12 महीने की आपकी वारंटी पड़ेगी 1000। ठीक है, और जल्दी से जाके 13 इंच लैपटॉप पे ये दोनों ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। सिक्स मंथ्स वारंटी, 10 फीचर वारंटी। ठीक है, इसको प्री सेलेक्ट कर देते हैं और सेव एंड न्यू। 12 मंथ्स वारंटी 20, इसको प्री सेलेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अभी जल्दी से चल के इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट 13 इंच लैपटॉप। ठीक है, 6 मंथ्स वारंटी या 12 मंथ्स वारंटी आ गई। अब मैं करता हूँ इसको ऐड। अब एक चीज मेरे को बताओ, देखो हमने इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग 600 सेट करी है, लेकिन टोटल पे 1200 क्यों आ रहे हैं? किसी को पता है? कोई बता सकता है? नहीं, इस पर मैं बताता हूँ। एनीवन? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ठीक है, हमने इस प्रोडक्ट पे टर्म कितनी सेट करी है? हमने टर्म सेट करी 6 महीने कि 6 महीने के लिए इस वारंटी के जो चार्ज करेंगे वो हम करेंगे 600 रुपए। लेकिन जो हम कोट जो बना रहे हैं, जो हमने ये कोट बनाया, यहाँ पे हमने टर्म डाली है 12 महीने। समझ रहे हो कि अगर इसी वारंटी को अगर मैं 12 महीने तक यूज करूंगा तो इसका प्राइस हो जाएगा 1200। सिंपल। ठीक है, अगर वही चीज मैं 12 मंथ वाला वो प्रोडक्ट कॉन्फ़िगर करूं जिसकी टर्म है 12 महीने, ठीक है, उस प्रोडक्ट की टर्म है 12 महीने, कोट पे टर्म है 12, तो उस प्रोडक्ट की प्राइसिंग होगी 1000। ये फर्क है, यही सब्सक्रिप्शन टर्म जो अभी मैं बता रहा था वो होती है कि ये जो सब्सक्रिप्शन टर्म बताती है कि ये 12 महीने हैं, तो 12 महीने का जो हमने लिस्ट प्राइस डाल रखा है यहाँ पे, ये जो मैंने प्राइस बुक पे लिस्ट प्राइस डाल रखा है, अभी खुल जाए, ये जो 1000 रुपए है, ये 1000 रुपए 12 महीने के हैं। जैसे वारंटीज होती है ना कि 12 महीने का हम 1000 चार्ज करेंगे, और वैसे ही मैं 6 मंथ्स के लिए डाल रखा है, तो दैट मीन्स वो 6 महीने के लिए 600 रुपए चार्ज करेंगे, ऐसे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन टर्म और सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग समझ आ गया। प्राइसिंग में एक और वैल्यूज होती है सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग में, पोर्शन और टोटल एक और फील्ड होती है। जैसे हमने पहले एक डिस्कस किया था, पोर्शन और टोटल क्या होता है कि ये किसी लिस्ट यूनिट ये प्राइस बुक एंट्री से प्राइस नहीं उठाता, ये अदर प्रोडक्ट से, किसी दूसरे प्रोडक्ट से हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सब फॉर सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स एज वेल। ठीक है, फिर डिफॉल्ट प्राइसिंग टेबल, और ये ब्लॉक प्राइसिंग फील्ड तो हमने कर लिया कि ब्लॉक प्राइस जब हम कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी के बेस पे कैलकुलेट हो, ये तो हमने कर दिया। ठीक है, इसमें हम कोई और भी फील्ड डाल सकते हैं, जो भी कोई हमने नंबर फील्ड बना रखी है कोई कस्टम, वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट प्राइसिंग टेबल ये मल्टी डायमेंशनल कोटिंग के लिए यूज होती है, ये अभी नहीं करेंगे हम, ये जब एमडीक्यू हम स्पेशली एक क्लास लेंगे मल्टी डायमेंशनल कोटिंग की, तब हम करेंगे। ठीक है, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। कोस्ट एडिटेबल क्या होता है कि अगर मान लो कोई आपने कोस्ट टाइप का प्रोडक्ट लिया है,
उसको एडिटिव करना है। जैसे प्राइस और कॉस्ट का आपको समझ आ गया ना, प्राइस अगर लिस्ट प्राइस मेथड लिस्ट है तो प्राइस चलेगा, और कॉस्ट है तो फिर कॉस्ट को भी एडिटेबल करना है तो आप ये सेट करो। ठीक है, कॉस्ट स्केड्यूल क्या होता है, इसमें डिस्काउंट स्केड्यूल्स यूज करते हैं, इसका भी हम अच्छे से क्लास कराएंगे। ठीक है, तो मैंने नोट कर रखा है कि एक तो ये एमडीक्यू आपको कराना है अच्छे से, और एक कॉस्ट स्केड्यूल कराना, ये डिस्काउंट स्केड्यूल्स कराना है, ये आपका एक क्लास होगी सेपरेट, उसमें कराएंगे। नॉन डिस्काउंटेबल क्या होता है? नॉन डिस्काउंटेबल होता है कि आपको कोई, जैसे मैंने ये 13 इंच लैपटॉप दे रखा है, ठीक है, 1300 रुपए का है, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसको 20% डिस्काउंट दे देता हूँ, 1040 रुपए हो गए, सिंपल। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट डिस्काउंट मिले ही ना इस पे, मैं इसको एडिट करके इस प्रोडक्ट को नॉन डिस्काउंटेबल मार्क कर देता हूँ। जैसे मैंने नॉन डिस्काउंटेबल मार्क किया, अब मैं इस प्रोडक्ट को फिर से कॉन्फ़िगर करता हूँ। ऐड प्रोडक्ट, सेव। ठीक है, अभी मैं डिस्काउंट नहीं दे सकती इधर, क्योंकि मैंने नॉन डिस्काउंटेबल मार्क कर दिया है कि नॉन डिस्काउंटेबल मतलब ये प्रोडक्ट डिस्काउंट के लिए है ही नहीं, इस पे जितने के आपको यहाँ पे मिल रहा है इतने पे ही मिलेगा। ठीक है, समझ गए? नॉन पार्टनर डिस्काउंटेबल क्या होता है? एक पार्टनर डिस्काउंट और होता है, वो शायद इसमें एडिड नहीं है। हाँ, ये रहा पार्टनर डिस्काउंट, ये अभी देखो एडिटेबल है, लेकिन इसको भी हम अनएडिटेबल कर सकते हैं, मतलब इसको भी लॉक कर सकते हैं, जैसे हमने एडिशनल डिस्काउंट लॉक किया ना, वैसे इसको भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम नॉन पार्टनर डिस्काउंटेबल डालते हैं। डिस्काउंट स्केड्यूल्स क्या होता है? डिस्काउंट स्केड्यूल होता है कि क्वांटिटी के बेस पे हम कुछ डिस्काउंट्स देते हैं, कि अगर मान लो क्वांटिटी 1 से 10 के बीच, हमने ब्लॉक प्राइसिंग क्या किया था कि अगर 1 से 10 के बीच है तो उसका प्राइस होगा 200, 11 से 20 के बीच है तो उसका प्राइस होगा 150। डिस्काउंट शेड्यूल्स में क्या करता है कि हम डिस्काउंट देते हैं, अगर 1 से 10 के बीच हुआ तो हम 10% डिस्काउंट देंगे, 11 से 20 के बीच हुआ तो हम 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट शेड्यूल्स की हम सेपरेट एक क्लास लेंगे, अभी आज कवर नहीं हो पाएगा, या तो मैं कल उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सिमिलरली टर्म डिस्काउंट होता है। टर्म डिस्काउंट क्या होता है? जैसे डिस्काउंट शेड्यूल्स क्वांटिटी के बेस पे होता है, टर्म डिस्काउंट होता है टर्म सब्सक्रिप्शन टर्म के बेस पे, कि प्रोडक्ट की टर्म जितनी भी लोगे ना उसके हिसाब से हम डिस्काउंट देंगे, कि अगर उस प्रोडक्ट की टर्म 1 से 6 महीने तक है तो 10%, 7 से 12 महीने के लिए तो उसकी हम 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इस हिसाब से टर्म के हिसाब से। ऐसे ही अलग अलग डिस्काउंट्स होते हैं। कंपाउंड डिस्काउंट, कंपाउंड डिस्काउंट, कंपाउंडेड बाय क्वांटिटी, पता नहीं, इसका मेरे को देखना पड़ेगा कि कंपाउंड डिस्काउंट मैंने यूज नहीं किया इतना। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि क्वांटिटी एडिटेबल आती है। क्वांटिटी एडिटेबल क्या होता है कि यहाँ पे हमने अभी चेक कर रखा है, तो मैं इसकी क्वांटिटी को एडिट कर सकता हूँ, 8, 9, 10 कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको अनएडिटेबल कर दूंगा यहाँ से, तो वो फील्ड की वैल्यू यहाँ पे हम एडिट नहीं कर सकते, बस सिंपली। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि डिफॉल्ट क्वांटिटी, डिफॉल्ट क्वांटिटी हमने इसकी वैसे वन स्पेसिफाई कर रखी है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कोई और भी डिफॉल्ट क्वांटिटी सेट करते हैं, 5, 10 कुछ भी सेट कर सकते हैं, कि जैसे हम इस प्रोडक्ट को कॉन्फ़िगर करें तो उसकी बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी ये आनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी स्केल, अच्छा, क्वांटिटी स्केल क्या कहते हैं कि जैसे अभी हमने क्वांटिटी क्या करे, 1 दी है, 1 मतलब वो 1 है। ठीक है, इसके अगर हम डेसिमल्स में जाते हैं कि 1.00 भी आए, या 2.0 आए, या 5.0 आए, तो हम डेसिमल प्लेसेस भी उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई किसी बंदे को भाई 5.2 कुछ ऐसा कुछ चाहिए, ये नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। क्यों?
क्योंकि हम या तो कोई प्रोडक्ट पूरा भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, पार्ट्स में नहीं भेजते, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या आते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनका फ्रैक्शन में भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। तो उस केस में हम डेसिमल्स यूज करते हैं कि 5.2 ऑफ दिस प्रोडक्ट, ऐसे। बैच क्वांटिटी क्या होती है? बैच क्वांटिटी होती है कि आप कुछ ग्रुप बना देते हो कि अगर मान लो कि अगर हम उस प्रोडक्ट की 6 क्वांटिटी बेच रहे हैं, तो उसको हम एक बैच काउंट करें, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊं कि एक क्लासरूम है, उसके अंदर ना 60 बच्चे आ सकते हैं बस, ठीक है। अगर 60 बच्चे हो गए पूरे, तो वो एक क्लास के अंदर आएंगे, तो उसको एक बैच हो जाएगा, एक एक का, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो हमारे पास बैचेस हो गए कि हमारे पास क्वांटिटी आ गई कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 350 लगा लो, 350, ठीक है। तो 60 के हिसाब से मैं बैच बनाऊं तो हमें 6 बैच लगेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बैच क्वांटिटी में क्या होता है, प्रोडक्ट की जितनी भी क्वांटिटी हम सेट करते रहते हैं, उस हिसाब से उसकी बैच क्वांटिटी कैलकुलेट होती है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एक्सक्लूड फ्रॉम अपॉर्चुनिटी, हिडन, जनरेट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस। हिडन मैं बता देता हूँ, इनमें से जो मेन है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हिडन क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किया, इसको सेव कर दिया, ठीक है, कोड के ऊपर। फिर मैं प्रीव्यू डॉक्यूमेंट करता हूँ, तो आप प्रीव्यू डॉक्यूमेंट पे देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे 13 इंच लैपटॉप, SSD और 6 मंथ्स वारंटी दिख रही है, लेकिन रैम नहीं दिख रही। अभी हम चलते हैं रैम पे। हम्म, एक सेकंड। अच्छा, बंडल, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं ना 16 इंच लैपटॉप को ही हिडन मार्क करता हूं, फिर आपको समझा जाएगा। हिडन का बेसिकली यूज होता है, अगर हमने इसको हाइड कर दिया तो ये कोड टेम्पलेट के ऊपर दिखेगा नहीं। जैसे ये कोड टेम्पलेट पे इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से भी कैंसिल करता हूँ, एडिट लाइंस पे जाता हूँ, इस प्रोडक्ट को फिर से कॉन्फ़िगर करते हैं, एक बार डिलीट करके क्विक सेव करके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, फिर करते हैं हम ऐड प्रोडक्ट, लैपटॉप, सेव, सेव, प्रीव्यू, प्रीव्यू। तो देखो 13 इंच लैपटॉप यहाँ से हट गया। मतलब हिडन का मतलब होता है कि हमें वो प्रोडक्ट कोट में ऐड करना है, कोट लाइन दिखानी है उसकी, लेकिन वो हमें टेम्पलेट में नहीं दिखाना। कि हम जब कस्टमर को दिखाएंगे तो हम उसको वो प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, प्राइसिंग वगैरह सारी चीज दिखा देंगे एट दी एंड, ठीक है। नहीं तो आप इसकी प्राइसिंग देखो तो 1250 रुपये, लेकिन और 1200 रुपये कहाँ से आ रहे हैं, 1300 रुपये, तो वो लैपटॉप के है,
ठीक है, 13 इंच लैपटॉप पे, जिसको हमने हाइड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हिडन फील्ड यूज होते हैं। फिर जनरेट कॉन्ट्रैक्टर प्राइस क्या होता है? जनरेट कॉन्ट्रैक्टर प्राइस होता है कि हम ना, जैसे हमारी कोई टीम है और उसका ना किसी अकाउंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है कि ये 13 इंच लैपटॉप वैसे 1300 रुपए का है, लेकिन आप अगर हमारे साथ डील करोगे आगे भी, तो हम आपको ये 1000 रुपए में डाल देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जनरेट करना पड़ता है, जो कि प्रोडक्ट अकाउंट से जाके जनरेट होता है शायद। ठीक है, अकाउंट से ही होता है। कोई भी एक अकाउंट लगा लो, जैसे ये पीको मशीन से कॉन्ट्रैक्टर प्राइस यहाँ होता है। ठीक है, और इस कॉन्ट्रैक्टर प्राइस में हम क्या डालते हैं कि इस अकाउंट को आने वाले टाइम हम 13 इंच लैपटॉप बेचेंगे, तो उसका हम प्राइस सेट कर देंगे 1000 रुपए। और सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही ये प्रोडक्ट, ये पीको मशीन्स के लिए हम कोई अपॉर्चुनिटी बनाएंगे और कोई कोड बनाएंगे ना, और उसमें हम 13 इंच लैपटॉप कॉन्फ़िगर करेंगे, तो वो उसका प्राइस 1300 ना लेके 1000 रुपए लेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम डिसेबल कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसेबल हो जाए, तो वो यहाँ से डिसेबल हो सकता है। नहीं, या तो नन या प्राइस या डिस्काउंट। अच्छा, ये प्राइस रखते हैं, नन रखेंगे तो कुछ जनरेट नहीं होगा, प्राइस भी जनरेट होगा। ऐसे डिस्काउंट शेड्यूल्स होते हैं, और डू नॉट जनरेट में नन और डू नॉट जनरेट सेम है। ठीक है, डिस्काउंट शेड्यूल्स को मैं आपको पूरा बताऊंगा, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, एसेट पर कन्वर्जन क्या होता है? एसेट पर कोट लाइन, सॉरी, एसेट पर कोट लाइन और एसेट पर दो वैल्यूज होती है इसके अंदर। हाँ, 1 पर कोट लाइन। ठीक है, 1 पर कोट लाइन और 1 पर यूनिट क्या होता है कि एसेट्स जनरेट होते हैं, जैसे सब्सक्रिप्शन जनरेट होते हैं ना, कि हमने कोई प्रोडक्ट कॉन्फ़िगर किया, फिर हमने ऑर्डर बनाया, फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तो हम सब्सक्रिप्शन जनरेट होते हैं। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट नहीं है, उनके एसेट्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने जो मेरा अकाउंट खोलता हूँ। अच्छा, रुको। एक्टिव, सारे एक्टिव है, ठीक है, तो की पे जाता हूँ। एसेट्स देखो, ये एसेट्स वो एसेट्स है जो इस अकाउंट ने खरीद रखे हैं। सब्सक्रिप्शन समझ आ गया था आपको? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो प्रोडक्ट रिन्यू होते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? जो रिन्यू नहीं होते। तो इनका भी हम ट्रैक रखते हैं, इनको हम जो अकाउंट है वहाँ की रिलेटेड लिस्ट पे हम ऐड करते रहते हैं। एसेट्स जो भी डील होती है ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होते हैं, तो एसेट्स भी जनरेट होते हैं, सब्सक्रिप्शन के साथ-साथ एसेट्स भी जनरेट होते हैं। एसेट आपको अकाउंट में मिल जाएँगे और सब्सक्रिप्शन मिलेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है? इसको आप थोड़ा-सा धीरे से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है? फिर उसमें उस केस में क्या होता है कि लेट्स सपोज मैंने 13 इंच लैपटॉप, जो कि एक एसेट प्रोडक्ट है, मैंने वो कोट में ऐड किया। ठीक है? इसको कैंसल करता हूँ। और इसकी क्वांटिटी, 13 इंच लैपटॉप की क्वांटिटी मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ 5। ठीक है? एग्जांपल। और मैं अगर सेव करूँगा ना, तो एक कोट लाइन इसके लिए बनेगी, एक कोट लाइन इसके लिए, 5 नहीं, इसको 7 कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ। ठीक है? अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ ना, तो हमारे कोड पे 5 कोट लाइन्स बनेंगी, जो कि हर एक प्रोडक्ट के लिए एक सेपरेट कोट लाइन होगी। ठीक है? ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं इस 13 इंच लैपटॉप पे, मतलब 13 इंच लैपटॉप की कोट लाइन कितनी जनरेट हो रही है? 1 बस। ठीक है? अगर मैं इस 13 इंच लैपटॉप के यहाँ पे एसेट कन्वर्जन पे 1 पर कोट लाइन कर देता हूँ, तो अगर एक कोट लाइन है, तो उसका एक ही एसेट जनरेट होगा अकाउंट के ऊपर। ठीक है? अगर मैं इसका दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, 1 पर यूनिट, तो इस केस में हमारे पास यूनिट कितनी है? 8, तो 8 एसेट्स के रिकॉर्ड जनरेट होंगे अकाउंट के ऊपर। समझ आ गया? इन दोनों में फ़र्क क्या है? 1 पर कोट लाइन है कि एक एसेट जनरेट होगा, एसेट का रिकॉर्ड जो कि अकाउंट से लिंक होगा, वो एसेट जनरेट होगा एक कोट लाइन के लिए। अगर हम 1 पर यूनिट कर रहे हैं, तो यूनिट अगर हमारे पास कितनी होगी वो देखेंगे। यूनिट है 8, तो 8 अलग सेपरेट
एसेट्स के रिकॉर्ड जनरेट होंगे, ठीक है। एसेट्स जैसे आपको पता भी एसेट्स क्या होता है, एसेट्स मतलब कोई भी मटेरियल होता है, ठीक है। हमारे केस में एसेट्स क्या है, हमारे केस में एसेट्स वो प्रोडक्ट जो रिन्यू नहीं होते, ठीक है, जिसका हमने ट्रैक रख रखा है कि अकाउंट के ऊपर जैसे ये के किया है, तो इससे हमने आज तक कितने एसेट्स बेचे, यहाँ पे सारा ट्रैक है पूरे का पूरा, ठीक है, क्या क्वांटिटी है, सारी चीज यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं, इसके लिए हम एसेट्स यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, फिर अमेंडमेंट बिहेवियर, अच्छा, ओ ठीक है। अमेंडमेंट हम करेंगे तब फिर इसको बताता हूँ, अमेंडमेंट का भी आपको समझ नहीं आएगा। अमेंडमेंट बेसिकली क्या होता है, कोई चेंजेस जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हमने कोई चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो उस केस में असेट्स के ऊपर क्या होना चाहिए, क्योंकि असेट्स तो ऐसे है ना जो हमने बेच दिया, उसपे तो मतलब कोई हमने लैपटॉप दे दिया तो दे दिया, लेकिन उसका नाम रिफंड भी अलाउ कर सकते हैं कि अगर कुछ टाइम बाद उसको कस्टमर को वो पसंद नहीं आया लैपटॉप, तो वो अप्लाई कर सकता है रिफंड के लिए भी, तो मेरे को रिफंड चाहिए, ठीक है, ऐसे। रिन्यूअल प्रोडक्ट क्या होता है कि रिन्यूअल प्रोडक्ट ये होता है कि ये बेसिकली सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, कि अगर आप मान लो सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो अगर उसको रिन्यू कर रहे हो तो आप उसकी जगह कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखा सकते हो, उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे न, 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 इसका एग्जाम्पल तो अभी एग्जांपल तो मेरे याद नहीं आ रहा, पर रिन्यूअल प्रोडक्ट में ये होगा कि आपको जैसे 6 मंथ्स की वारंटी रिन्यू कर रहे हो, 6 मंथ्स वाली एग्जांपल ये ली, ठीक है। तो 6 मंथ्स की वारंटी रिन्यू कर रहे हो, तो उसमें आप उसकी जगह 12 महीने का वारंटी सजेस्ट कर सकते हो कि आप 12 महीने की प्रोडक्ट ले सकते हो, ठीक है, वारंटी के ऐसे। सब्सक्रिप्शन टाइप रिन्यूएबल और वन टाइम रिन्यूएबल, वो सब्सक्रिप्शन हो गया, वन टाइम हो गया एसेट्स प्रोडक्ट, नॉन सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारी फील्ड्स होती है बिलिंग की, सेल्स ऑफ बिलिंग। तो सेल्स ऑफ बिलिंग एक अलग से पैकेज है, वो अलग से सारी चीजें, मतलब उसका तो सीपीक्यू से सब कोई नाता नहीं है, ठीक है, सीपीक्यू से अलग है, मतलब सीपीक्यू का हायर वर्जन है वो, ऐसे समझ लो। तो अभी के लिए हम इनको स्किप कर रहे हैं, पहले हम सीपीक्यू की सारी फंक्शनैलिटी पढ़ेंगे, फिर जाके बिलिंग की चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो अभी प्रोडक्ट के ऊपर जो पेंडिंग है वो एक डिस्काउंट शेड्यूल पेंडिंग है, और डिस्काउंट शेड्यूल्स उसके अलावा हाँ, उसके अलावा एमडीक्यू, ठीक है। तो ये दो चीजें हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज हमने जितनी भी फील्ड्स कराई है आप ये टेस्ट करके दे